ये दहेज है। और ये एक तरह से जो शादी होती है एक ऐसा बंधन होता है जो सारी उम्र निभाना होता है, तो इसको पैसों के तराजू से शुरुआत में तोलना मतलब गलत नींव नहीं बनती रिश्ते की? अगर ये ना होता तो गुलाबी गैंग क्यों बनाती मैं? इसी के लिए तो बनाया कि दहेज लेना अपराध है, देना अपराध है। अगर एक लड़का, अरे तुम 25 लाख दे रहे हो एक नौकरी वाले लड़के का, तो इतना बढ़िया दिमाग लगा लो कि एक लड़का पढ़ा लिखा हो, साधारण घर का हो, उसी को दे दो उतना पैसा। कम से कम तो कोई बिजनेस अच्छा कर लेगा। वहीं अपने अधिकार को बारे में जानकारी है कि महिलाओं के अधिकार ये होते हैं, इंसान के अधिकार ये होते हैं, मानव अधिकार ये होते हैं, हमारा मौलिक अधिकार ये है। तो मुझको मेरे जैसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, इनको सब पता है, ये जानबूझ के नहीं करते। जैसे हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो क्या फर्क पड़ा फिर? गुलाबी गैंग का बनाने का मतलब क्या रहा? संपत पाल का मतलब क्या रहा? गुलाबी गैंग ने डीएम को पैदल चलाई, उसी दिन से नाम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मीडिया ने आपको नाम दिया गुलाबी? अरे मीडिया निकाल दिया कि वो एक अधिकारी को पैदल चला देना और फिर पूरी जनता हमारे साथ चल दे जी। खूब तमाशगीन भी चले हमारे साथ, पुरुष भी चले। महिलाएं तो चलती रही पर पुरुष काफी चले। उसी दिन से बस शिकायत के ऊपर शिकायत आती रही। कहीं पुलिस की शिकायत आती, बहन जी हमारे आदमी को पकड़ के बंद कर लिया। कोई कहता है आज बिजली नहीं आ रही। मैं अपनी जिंदगी में 3 अधिकारियों को थोड़ी सबक सिखाया, जैसे एक दरोगा की धुनाई की थी और एक बिजली विभाग के बड़ा अधिकारी को कमरा के अंदर बंद कर दिया था। 3 घंटा बिजली नहीं आ रही थी। ये एक वो जो फिल्म आई थी गुलाब गैंग, उसमें हाँ वो सब है, वही चीजें चुराया है उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा, तो वो फिल्म आपके हिसाब से आपकी कहानी से कितनी मिलती है? वो देखो है तो मेरी, सब कुछ मेरा है नहीं जी। लेकिन उसको रियल में नहीं दिखाया गया ना अच्छे से, और फिर सबसे ज्यादा मुझसे परमिशन नहीं लिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात परमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? हमारी फिल्म है, हमारा तुमको नाम रखाना चाहिए। मेरा नाम रखाती संपत पाल, गुलाब गैंग से गुलाबी गैंग रखाती और मुझसे कम से कम परमिशन लेती, कुछ मेरे साथ क्षेत्र घूमने जाती तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ी बदतमीजी कर बैठे। वही अनुभव सिन्हा, और उसका नाम क्या था राइटर का, जो नहीं वो डायरेक्टर का, अनुभव सिन्हा। तो मैंने तो बता दी थी मीडिया के सामने, इसका नाम खाली अनुभव सिन्हा है, अनुभव नहीं लगाया। जरा से अनुभव लगा लेती है, फिल्म बहुत अच्छी बनती। हाँ। तो फिर बाद में आपकी सहमति से रिलीज? नहीं, मैं तो मेरी सहमति से नहीं, मैं अपनी बात को डाल दिया है कि मेरे बगैर परमिशन इन्होंने फिल्म बनाई, एक लड़की का बुरा हाल दिखा रहा है, तो ये मेरे खिलाफ है। मैं महिलाओं को बेइज्जती करके संगठन नहीं बनाया कि उनके अंदर पर्दा डाल के बनाया है। कोई औरत को मैंने इस चीज से नहीं देखा। जैसे उन्होंने फूलन देवी का बनाया, उसको बेमर्यादित फिल्म बनाया इन्होंने, उसकी बहादुरी कहाँ दिखाई? उसको पर्दा डालना चाहिए। ये महिलाओं के लिए बेइज्जती नहीं है, इससे मैं नफरत करती हूँ। अगर कोई महिला के साथ घटना हो जाए तो हमें पर्दे से बात करना चाहिए, खोल के बात नहीं करना चाहिए। ये महिलाओं के खिलाफ है। तो ऐसी कौन सी फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है जो एक्यूरेट है आपकी कहानी? मेरी जी, आप नेट में देख लीजिए, बहुत है। कई डॉक्यूमेंट्री हैं। एक पिंक साड़ीज के नाम से वो लड़की रेनू का दिखाया गया था जी। एक और है जो एक लड़की सीलू कांड जी, वो लड़की के साथ हुआ था घटना जी जी। तो हमारे गुलाबी गैंग में कोई बेपर्द होके थोड़ी ये सब दिखाया जाता है। और ये जो फिल्मी दुनिया वाले मिर्च मसाला मिलाते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, हमें लोग देखें, तो ये सब महिलाओं के खिलाफ है। देखिए, तो उस आपके हिसाब से वो फिर कहानी डिविएट होगी? हाँ, मैंने तो उसको कोर्ट कर दी थी दिल्ली में, मैंने कंप्रोमाइज भी नहीं किया। लेकिन मैं कोर्ट में लड़ भी नहीं पाती, मैं हर तारीख जा ही नहीं पाती दिल्ली। वो अपना चाहे जैसे हो, लेकिन मैंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे बेमर्जी के फिल्म बनाया इन्होंने, ये इनकी दुकान है, हमारी फिल्म, लेकिन हमारी फिल्म को इन गलत तरीके से दिखाया तो मेरी मर्जी नहीं थी। इसको समाज न माने। हमने कई मीडिया में दिया, इंटरव्यू में दिया है जी जी। तमाम किताबों में भी लिखी गई है। हाँ, जिसके घर में अगर बेकसूर लड़का फंस जाए, कोई बेकसूर फंसा दे,
उसके घर में पूरा परिवार सत्यानाश होता है, वो दुखी होती, वो भी एक महिला उत्पीड़न है। ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं। हाँ, बहुत नहीं आते, आप गहराई से देखते ही नहीं हो। अगर देखना चाहें तो वो आज की डेट में ज्यादातर बड़े बड़े चैनल में उछलता है कुछ दिन के लिए जी, और जो सच्चाई है, सच्चाई पर कोई नहीं जा रहा। जैसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं, उसको दिल्ली में दिखा देते हैं चैनल में, तमाम ऐसे चैनल जिसको नेतागिरी करना नहीं। आए दिन ऐसी घटनाएं हैं, कोई लड़की लड़का का ब्लैकमेल कर रही है, कोई लड़का लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, तो कोई लड़का एक लड़की के साथ रेप कर रहा है, तो कोई लड़का लड़की लड़के के साथ ये कर रही है, ये सुनने को मिलता है। और लोगों को सुनने को मिलता है, मुझे रियल में देखने को मिलता है। मैं रोज ऐसे केस निपटाती हूँ। जो वैसे मेरे केस दिन भर में 10-20 ठे आते हैं, जिसको मैं सच्चाई में 2-3 केस अच्छे से देख पाती हूँ कि ये सच है। नहीं तो अभी जैसे आप भी बता रहे कि हाँ, आप देखते हैं एक मानसिक संतुलन भी, मानसिक संतुलन आदमी का बिगड़ चुका है पूरी तरह से। कोई समझे नहीं पा रहा किसी की बात को, लोग अपना उल्लू सीध कर लेते हैं, चाहे किसी का लड़का बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत तो सारे नेता नगरी के चक्कर में लड़के फंसाए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, गुलामी ना करो उनकी जैसे ना बात करो तो वो दूसरे लड़की से लेके ये सब, वो भी एक उत्पीड़न है महिलाओं का। अगर किसी महिला के ज्ञान नहीं है, उसको समझा बुझा के झूठा केस किसी लड़के को फंसवा दे, अपना उल्लू सीधा कर ले, या वो लड़की चली जाए और फंसवा दे, वो लड़का जेल चला जाए, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। वो भी एक महिला का उत्पीड़न है, इसलिए कि उसको इतना ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लड़के भी आते हैं आपके पास? ऐसे बहुत, कभी नया केस बता तो नहीं हो कि एक लड़की को केवल अपना एक जमीन का मामला था, जमीन के मामले में एक बुढ़े को फंसा दिया 14 साल की लड़की के साथ, जो कि कोर्ट में अच्छे से बयान भी नहीं दे पाई वो, और उसको रात दिन सिखाया कि इसको ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। और वो लड़की है बेचारी, अब क्या करे, वो पड़ गई चंगुल में। 15-16 साल की लड़कियां लव करके चली जाती हैं, फिर वो आ जाती हैं, और फिर वो अब वो कम उम्र की है तो उसके पास को लग जाता है, लड़का जेल चला जाता है। ये सब हो रहा है, इतनी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। ये जैसे आपने बताया कि इसका टेलीविजन का, सिनेमा का, हाँ, फोन का दो बड़ा इन्हीं का है असर होता है। तो इनका असर है, तो माँ बाप को तो देखना चाहिए ना कि हमारे बच्चे गलत फिल्म न देखें, पढ़ाई में ध्यान दें, हमारे बच्चे गलत मोबाइल न इस्तेमाल करें, पढ़ाई में देखें। इस मोबाइल से बहुत सारे नुकसान भी तो हो रहे हैं, आंखें बर्बाद होने जा रही हैं, लड़का तमाम देखते हैं। अब जैसे हमारे हैं दो, ये जो मेरा लड़का है, इसी की 2 पोती मतलब एक लड़की एक लड़का है। वो एक लड़की 3 में पढ़ रही है, लड़का 4 में पढ़ रहा है, और मैं इनको दोनों को, मियाँ बीवी को लगा रखा है उनके पढ़ाई के लिए कि स्कूल में जो जाए तो जाए, पर तुमको इनका ध्यान देना है 24 घंटा। हाँ, पढ़ना है तो मोबाइल से पढ़े, नहीं तो मैं ट्यूशन लगवाए हूँ, कोनो जरूरी नहीं है कि तुम मोबाइल से पढ़ो, जब फीस दे रहे हैं तो वो पढ़ा में। एक जैसे हमने चाइल्ड मैरिज की बात की है, आज भी होती है चाइल्ड मैरिज? ज्यादातर अब नहीं हो रही है, अब थोड़ी कंट्रोल है। जैसे लड़की 15-16 साल की है तो वो बोल देती है कि शादी अभी नहीं करना, जो पढ़ने लायक है। और जैसे कोई अनपढ़ लड़की है, वो नहीं पढ़ी है, तो थोड़ी थोड़ी देखो कर तो देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन खत्म हो आया है काफी ये जो बाल विवाह। डोमेस्टिक वायलेंस में फर्क आया? हाँ, बहुत ज्यादा आया है। उतना नहीं है, लेकिन अब वो थोड़ी से जो लड़का लड़की वाला चल रहा है, ये खतरनाक है अभी, जो आपने अभी बताया इस बारे में। तो ये जो हम कहते हैं दहेज, तो दहेज, देखिए, दहेज जबरदस्ती को नहीं मैं किसी को पर थोप रही, दहेज लोग शौक से देते और शौक से लेते भी। तो प्रथा बन चुकी है, ये प्रथा बन का चुकी है। अब हमें ये बताओ, अब बगल में 70 लड़के हैं, एक गांव में 70 लड़के, और 70 लड़का पढ़ रहे हैं जी, तो नौकरी कितने की लगी? 1-2 की लगी जी। और जिसे शादी करना है, मान के चलो उनकी जात का है, उनका रिलेशन में है, और उसको वही लड़का का चाहिए, भैया मुझे अपनी बिटिया का नौकरी वाला लड़का चाहिए,
तो नौकरी वाले इतना तो है नहीं चाहे जिसके साथ कर दो। नौकरी वाला चाहिए तो वो चुपचाप बता देगा भैया इतने पैसा चाहिए। तो ये आज की डेट में भी ये सब तो चीजें ये आज की डेट में बहुत ज्यादा। अब वो नौकरी वाला लड़का अगर 20 लाख मांगता है तो लड़की वाले का शौक है कि मुझे यही के साथ करना है तो वो देगा 20 लाख। अच्छा, वो भी शौक से, फिर शौक से देगा भाई, उसको लड़का चाहिए। मुझे ये कमरा आपका ये चाहना है। अब आप कहते नहीं भैया मेरे पास एक है, अगर मुझे बहुत ज्यादा तो मैं रिक्स लगा के आपका कैमरा ले लूंगी, आपका फायदा मिल जाएगा। ये दहेज है। और ये एक तरह से जो शादी होती है एक ऐसा बंधन होता है जो सारी उम्र निभाना होता है। तो इसको पैसों के तराजू से शुरुआत में तोलना, मतलब नींव गलत नींव नहीं बनती रिश्ते की। अगर ये ना होता तो गुलाबी गैंग क्यों बनाती मैं? इसी के लिए तो बनाया कि दहेज लेना अपराध है, देना अपराध है। अगर एक लड़का, अरे तुम 25 लाख दे रहे हो एक नौकरी वाले लड़के का, तो इतना बढ़िया दिमाग लगा लो कि एक लड़का पढ़ा लिखा हो, साधारण घर का हो, उसी को दे दो उतना पैसा। कम से कम तो कोई बिजनेस अच्छा कर लेगा। नहीं तो मेरा एक दूसरा नजरिया होता है कि वही पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई पे और उसके करियर पे लगाओ, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। आप जितना बता रहे हैं उतना मैं भी समझाती तो हूँ कि वही लड़की को पढ़ा लिखा दो, वही के लड़की का अच्छी बना दो, वो खुद की अपने पैरों खड़ी हो जाएगी। क्या जरूरत है नौकरी शुदा लड़के वाले को? तो ये चीजें हैं। तो कन्यादान ही बहुत बड़ी चीज होती है, और उसमें वो कन्यादान बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन कन्यादान करते कहाँ है लोग? कन्यादान थोड़ी कर रहे हैं। अब तो रुपया का दान कर रहा है आदमी भैया, पैसा। और पैसा कौन ले रहा? हमारा समाज। हमारी समाज जिम्मेदार है इसकी, सरकार नहीं कुछ कह रही। सरकार की तरफ से बंद है, पढ़ाई लिखाई में सरकार जिम्मेदार है, गांव गांव स्कूल है, काफी व्यवस्था है सरकार की तरफ से, लेकिन नहीं। तो आप जैसे शहरों और गांव के जैसे देखिए गांव में और शहर में तो देखो ये अंतर है कि देखिए गांव में हर सुविधा नहीं होती है जी, और जो पहले से किसी की नींव मजबूत नहीं होती ना, तो वो हर हमेशा थोड़ी कमजोर रहता है। और जो शहर के लोग होते हैं, शहर के लोग देखो शुरू से जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो वो अपना खुद का इतना बड़ा बन जाता है, इतना बढ़िया स्वावलंबी बन जाता है कि किसी चीज की दरकार नहीं होती। वो 3 चीज से मारे जाते हैं। एक तो शिक्षा नहीं होती, दूसरी बात उनकी गरीबी बहुत होती है, इतनी सुविधा नहीं होती किसानों के, और सबसे ज्यादा किसान होता है। अब वो अपना पैसा इतना नहीं जुटा पाते कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा दें, अच्छा उनका स्वास्थ्य बढ़िया रखें। तो ये चीजें किसानों में है और वहीं से सारी चीजें पाई जाती हैं। हर चीज कनेक्टेड है। सब चीज का एक ही निचोड़ है किसान। जैसे अभी आपका जो क्या है, शुभम लड़का गया था जी जी मुझको लेने, जी जी, ऐसे कुछ बात होने लगी तो लड़का पूछा कि यहाँ का क्या हाल है, चंडीगढ़ का? क्या सब ऐसे हाल है, सिटियों में विकास है, गांव में विकास नहीं है। हमको भाई ये पूरी दुनिया में है। हम विदेश भी गए हैं तो वहां के भी लोग पिछड़े होते, ये नहीं हम बड़े बड़े नहीं देख के आए, कुछ गरीबों को देख के आए। वहां विदेशों में ऐसे होते, क्योंकि ये वाली जो साइड की स्टोरी है सारी दुनिया की, वो बाहर नहीं आती। हाँ बस वो कहाँ से आएगी बाहर, उसको कोई दिखाने नहीं चाहता। कभी कभी तो मेरी मीडिया से हो ही जाती है, जब मुझको कहते हैं अरे दीदी इंटरनेट का तुम सुनो, यहाँ नहीं आप चलिए क्षेत्र, बड़े आए मीडिया वाले, चलिए क्षेत्र देखो ना, क्षेत्र में क्या हाल चाल। अरे भाई मैं क्या बता दूं, झूठ बोल दूं तुम मान जाओगे मेरी बात? आप सच बोलते हो, सीधा बोलते हो। हाँ तो मैं कहती हूँ कि मैं इंटरव्यू यहाँ नहीं दूंगी, सीधे चलो क्षेत्र चलो। किस क्षेत्र चलना है? आदिवासियों के बीच में चलना है, किसानों के बीच में चलना है, जो बंजारे होते हैं उनके बीच में चलना है, यहाँ सब पाए जाते हैं। चलो देखो उनकी हालत क्या है। आपने पॉलिटिक्स में भी कुछ ट्राई किया था आपकी? मैं चुनाव लड़ी हूँ जी, हाँ 2 बार लड़ी हूँ चुनाव जी। तो अब आप पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचते इस समय? देखिए मैं सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स जो होती है पॉलिटिक्स से होती है। मैंने पहले नहीं समझती थी पॉलिटिक्स है क्या,
पहले मैं समझती कि सही बात कहना, और जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो सही बात नहीं कहते वो लोग। अगर वो सही बात कहें तो चुनाव नहीं जीत सकते। सही बात कहने में कोई चुनाव जीतेगा नहीं, और सही बात उस समय जनता का अच्छी भी नहीं लगती। बट आपको लगता नहीं कि अगर पावर में आने से चीजें इम्प्लीमेंट करनी आसान पावर अपने पास है, कोई जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में ही पावर है। मैं जो अधिकारी को कह देती हूँ, किसी नेता विधायक को मैं नहीं समझती कि वो मेरे जैसे कह दे, हम मेरे जैसे उनकी बात मान लें। हाँ जो कहते रहेंगे, सर कहते रहेंगे, लेकिन सर को न वो आंख दिखा सकेंगे न वो आंख दिखा सकेंगे। और हम सच हैं और मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ूं तो मैं तो झुका देती हूँ, ये सही है, इसको तुम्हें करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आपको जैसे अपने अधिकारों की जानकारी है, तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप देखते होंगे कि लोगों को ये अपने अपने अधिकार ही नहीं पता, जिस वजह से वो पिसते रहते हैं। अब हम क्या बात बताएं, वही अपने अधिकार को बारे में जानकारी है कि महिलाओं के अधिकार ये होते हैं, इंसान के अधिकार ये होते हैं, मानव अधिकार ये होते हैं, हमारा मौलिक अधिकार ये है। तो मुझको मेरे जैसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, इनको सब पता है, ये जानबूझ के नहीं करते। अब मुझे ये पता नहीं कि इनको है कि नहीं है, मुझे पता है तो लगता है इनको सबको पता है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे। इस तरह मैं उनको डांटती रहती हूँ। ये भी एक तरह का आई थिंक आपका जो एक्सपीरियंस आज तक का रहा है, तो उससे आपको एक ये भी समझ आ गई कि लोगों को चीजें पता होती है और डर के मारा नहीं बता पाते। हाँ जी। कभी उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें कहीं कोई फंसा न दे, जो कि उनकी कोई कमी नहीं है, और डरते हैं जानबूझ के। गुलामी है केवल। हमारा देश आजाद हुआ है, पूरी तरह से नहीं आजाद हुआ। पिछले 15-20 साल में कुछ फर्क आया? कुछ नहीं आया। फर्क इतना आया है कि बढ़िया गाड़ी चलती हैं, घोड़ा चलते हैं, घर घर मोबाइल है, घर घर टीवी लगी है। कपड़ा पहले एक जोट होते थे, 2 जोट होते थे, अब एक महिला के एक बक्सा साड़ी है। अगर ये साड़ी का फैशन चला जाए, दूसरी साड़ी नहीं आ रही तो वो सुसाइड कर रही है। उसका आदमी कम पैसा कमा रहा है, उसे मंगलसूत्र बनवाना है तो बनवाना है, अंगूठी बनवाना है तो बनवाना है, नहीं है तो आग लगा के मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। हाँ, विकास है जी। लेकिन काहे का विकास है? सोच का विकास नहीं, सोच का विकास नहीं है बस। और जब तक सोच का विकास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। मतलब हमें सोच बदलनी सबसे जरूरी, सोच बदलनी चाहिए। ये बहुत आदमी की मानसिकता खराब है भाई। मैंने बताया ना कि मैं वो महिला बैठी हूँ जो पैदल चलती थी, मैंने पैदल चल के काम करती थी, महिलाओं को जोड़ती थी, मैं यहाँ तक पहुंचा दी। अब मैं बिग बॉस चली गई, विदेश चली गई, अब थोड़ी सी मीडिया में फेमस होने लगी, तो वही लोग, बहन जी आज पैदल जा रही हो, बताओ इनकी क्या बुद्धि है? अरे मैं पैदल तो पहले चली हूँ ना, मतलब आपकी लाइफ। और बहन जी शोभा नहीं देता आपको, बताओ, हम ही को लोग सिखाने में डट जाते हैं। हाँ मतलब वो आपको अपनी पीआर को मेंटेन करने के लिए। हाँ। मैं साफ बता दी कि भैया मुझे न सिखाओ, मुझे सब अच्छा लगता है। अब जैसे ये नॉर्मली बात की जाती है कि आप जब फेमस हो जाते हो, एक लेवल पे हो जाते हो, तो कुछ चीजें लोग कहते हैं ये करो ये मत करो, तो आप जैसे कि आप अपने हिसाब से चलते हो, दुनिया के हिसाब से नहीं, हमें दुनिया के हिसाब से, जैसे हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो क्या फर्क पड़ा? फिर गुलाबी गैंग बनाने का मतलब क्या रहा? संपत पाल का मतलब क्या रहा? अगर मैं कह दूं नहीं, अरे मुझे किस तरह रहना चाहिए। और एक बार मजेदार बात बता लूं, बहुत काफी दिन हो गए थे, मुझको बुलाया गया था कानपुर जी, एक मीटिंग में जी, और मैं घर ना जाके कपड़ा ना बदल पाई और मेरी ट्रेन मिल गई मुझे। मैं सोची कि ये ट्रेन छूट गई तो मैं समझ से पहुंच नहीं पाऊंगी, तो मैं आई क्षेत्र से और शाम के टाइम मुझे मिल गई वो ट्रेन। तो मैं वही जो दिन की धोती थी पहनने वाली, उसी को पहने चली गई। और मेरी आदत है यही साड़ी पहनने की, ज्यादातर मैं कहीं जाती हूँ तो यही को पहनती हूँ, मैं और कोई साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर ये साड़ी मुझे ज्यादा पसंद है। ये गुलाबी गैंग की यूनिफॉर्म है। मैंने भैया चली तो गई यही साड़ी पहन के। मैं जब वहां पहुंची तो लय माला फूल साहब बकायदे खड़े रहा, मैकअप भी नहीं था, मैकअप तो करती ही नहीं हूँ कभी। और सारी महिलाएं माला फूल लिए खड़ी थी और एक सी सब औरतें, अब उन्हें क्या कहूं मैं, चाहे उन्हें वीआईपी कह दूं चाहे बेवकूफ कह दूं,
तो सब माला लिए खड़ी थी, तो बड़ा बड़ा देखा, है ये संपत पाल है क्या? हम तो नाम बहुत सुना था। आपस में वो चर्चा कर रही कि ये संपत पाल है, हमने तो इनका बड़ा नाम, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं, अब बिल्कुल ऐसे हूं मैं। हाँ, और फिर ले गई अंदर, माला वाला खैर डाला, लोगों ने कहा कि इनके माला डालो, संपत पाल के डाला। और अंदर जब गए, बैठ गए ऐसे हाल में, एक महिला कही जाओ इनका थोड़ी कपड़ा बदलवा दो और थोड़ी मेकअप कर देना। तो मुझको बुलाया, कहा दीदी इधर आ जाओ। हमने कहा बात है बताओ? कहा तुम एक काम करो, हम एक साड़ी आपको दे देते हैं, उसको पहन लो। कहा क्यों? कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। मुझे इतनी गुस्सा आई उनके ऊपर, इतनी गुस्सा आ गया, इतनी गुस्सा आ गया मुझे। मैंने कहा बेहूदी औरत, मुझे तो सिखाने आई। आपने कह दिया? हाँ, मुंह पे कहा। और उनसे कहा मैं ये चली, मुझे नहीं ऐसी मीटिंग करनी। तो बहुत लोग पीछे पीछे आए, अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे मैं कहा बेहूदो, मेरी साड़ी की पहचान है कि मेरे काम की और मेरी मेहनत की, मेरी ताकत की पहचान है। ये आपने बहुत सही बात बोली। किसको बुलाया तुमने? संपत पाल को बुलाया है कि मेरी साड़ी को बुलाया है? तुम्हारी जैसे हजारों साड़ियों को मैंने न्याय दिलवाया है। जो तुम ये बाल कटाए घूम रही हो, लिपस्टिक लगाए घूम रही हो, तुम अपने पतियों को टार्चर कर रही हो, तुम्हारी जैसी महिलाओं को मैंने न्याय, और तुम्हारी जैसे बदतमीज महिलाओं को मैंने उनके पतियों को न्याय दिलवाया। शर्म नहीं आती तुमको? किसने मुझे बुलाया यहाँ? तो जो अध्यक्ष रहा मुदीर, वो एक बिरादरी मामला था, बिरादरी सम्मेलन चलते हैं ना, पाल सम्मेलन, भाई हम पाल है तो पाल सम्मेलन बहुत चलते हैं। अच्छा। जाति जाति हर जात में है। मुझे इतना गुस्सा है, मैं रो दी वहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भाई साहब, ये महिलाएं मुझे नीचा दिखाने का काम किया है कि मैं गरीब औरत हूं, चलो हम साड़ी पहना दे तुम्हें और मेकअप कर दें। मैं कहा मैं क्या देखा है बचपन से, क्या देखा है बचपन से, कितनी गरीबी लोगों की देखी है। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। गांधी जी की याद नहीं है क्या तुमको कि एक महिला एक धोती पहन के नहा रही थी, तो गांधी जी उसकी उसी दिन एक धोती में चले कि जब तक मैं अपने देश में ये कपड़ा नहीं ला दूंगा, यहाँ का खुद का भी ना कपड़ा, तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। एक धोती ओढ़ते थे, एक धोती। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतना कुछ कहा, सब पढ़े लिखे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर। मैंने कहा क्या किया है तुमने समाज के लिए, किया क्या तुमने, मुझे बताओ ना, शर्म नहीं आती तुमको? बार बार मैं वही कहती थी, ये महिलाएं क्या, इनको हटा दो और या तो मैं चली जाऊंगी, या फिर ये हट जाए या तो फिर मैं चली जाऊंगी। फिर वो माफी वाफी मांगा, सब महिलाएं बैठ गई चुपचाप। मैंने कहा फिर जब मैं भाषण दिया ना, एक एक गाना गा गा के उनको बताया कि सबके आंसू आ गए। मैंने कहा यही देश में अगर गरीबी आदमी, एक गरीब आदमी, तभी तो गरीबों को इज्जत नहीं मिलती है ऐसी महिलाओं के चक्कर में। अब जैसे हम अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, हाँ, वहां पे हर किसी को एक ही पायदान पे रखा जाता है, सब कुछ वहां बहुत सम्मान मिलता है। जी जी। हाँ, तो और एक जैसे सारे, देखो वहां का कल्चर है वो दूसरा है। जी जी जी। हमारे यहाँ का नहीं है, वहाँ जो पहनते वो सब पहनते हैं और वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव नहीं है, न महिला में भेदभाव, न पहनावा में भेदभाव, न कुछ उस तरह के। तो जैसे हिंदुस्तान तो हमारा संस्कृति के हिसाब से ये कुछ संस्कृत नहीं है, हमारा देश खाली नाम का संस्कृत है। इतने बेहूदे लोग हैं भाई साहब, मेरा मौसम बन रहा है इस तरह में बोलने में, बार बार वही संस्कृत, बार बार हमारा टकराव हो रहा है संस्कृत से। एक तरफ हम इंग्लैंड का पहनावा पहनते हैं, एक तरफ संस्कृत की बात कर रहे हैं, तभी तो आज ये भ्रष्टाचार चरम सीमे पर आ गया। संस्कृत के साथ साथ ये संस्कृत नहीं है। जैसे आपने बोला, मैं तभी बीच में बोला था कि भाई संस्कृत में उसको मानती है जो गरीब को गरीब मानो, एक पराई बेटी को अपनी बेटी मानो, पराई बहन को अपनी बहन मानो, ये है हमारा संस्कृत। हमारा धर्म तिलक लगाने का, शंख बजाने का, नमाज पढ़ने का नहीं है। हमारा धर्म आचरण और अहिंसा से, कि बिछड़े हुए मिलाएं, सबको गले लगाएं, युग का नया तराना हम एक साथ गाएं, बिछड़े हुए मिलाएं। गरीबों को
पल्ला बिछाने के लिए नेता लोग बुलाते हैं। गरीब आ जाएं, एक एक समोसा खिलाओ, इनकी रैली जुटाओ, इनको भीड़ जुटाओ, हमारी महिमा मंडन करें, और फिर साले तुम कहाँ रहते हो? जब जीत जाते हैं तो फिर क्या होता है? भागो साले तुम यहां से, हम तुम्हें नहीं पहचानते, ये होता है ना। तो वो देश का आज हमारे ये दुर्भाग्य है, लोग संस्कृत यही है। संस्कृत हमारे देश का ये संस्कृत नहीं है कि गरीबों को ठुकराओ और अपने कुत्ते का मलाई खवाओ। कहते हैं आज देश भारत में कर्ज के झमेले हैं, कर्ज है करोड़ों में, पास में न धेले हैं, पेट की नहीं रोटी, देह में नहीं कपड़ा, और ये देश के नेताजी हमें गर्त में ढकेले हैं। ये राजनीति जागे हैं, स्वार्थ नीति भीगे हैं, और भाड़ में जाए जनता, अल्लाह भी ये सकेले हैं। कि देश जगमगा गया है आज मेरे नारों से, अंधकार उगयाया, तुम लुट रहे उजेले में, जानते हो लुट रहे हो तो लुटो, मरो, क्या करे। ये तो पूरा अधिकार सबको पता है कि हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा देश स्वतंत्र है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले यहाँ आके बैठ गए, कालों से तुम लड़ नहीं सकते हो, इसलिए कि उनकी गुलामी झेलना है तो झेलते रहो। गुलामी नहीं झेलोगे तो तुम लोग रास्ते से निकल नहीं सकते, तुमको जबरदस्ती जेल में ठूस दिया जाएगा। किसी के औकात नहीं है कुछ करने की। सही बात तो रखो, पर सही बात रखने वाला एक दो नहीं रख सकते। 50 अपराधी होते हैं और 10 लोग भी ईमानदार होते हैं। तो वो 10 लोग थोड़ी बहुत जो हमारे जैसे होते हैं तो वो बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे, पैसे से निरस्त हो जाएंगे, उनके पास वो व्यवस्था, खाली उनकी लड़ाई भर रह जाएगी, तो वो लड़ते रहेंगे, उनका नाम होगा, पैसा नहीं होगा। बस अगर हम घबरा जाएं कि यार हमारे पास पैसे नहीं, हम वही दिन छोड़ देंगे ये सब कि नहीं भैया हमें पैसा चाहिए, हमें तो इतना पैसा चाहिए, भाड़ में जाए ये सब, हम कब तक चलाएंगे ये सब। उसको हिम्मत सबको नहीं मिलती, मेरी बात मान जाओ, ये हिम्मत सबको नहीं मिल सकती। ये हिम्मत 1-2 लोगों को मिलती है, जो भगत सिंह जैसे फांसी में झूल गए देश के लिए, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीद हुए, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लड़ी, गांधी जी जैसे उनको मरे में लोग भला बुरा कहते हैं। ऐसे लोगों को ये चीज मिलती नहीं है। ऐसे लोगों को मिलती है जो दुनिया की उपाधि उन्हें मिलती है, उनका नाम होता है, पर उनको 10 लोग गाली देंगे और कुछ लोग अच्छा कहेंगे। ये समाज है और इसको चलता ही रहना है, ये चलता रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा, न किसी की औकात है जी। जितना करना है आप भी करते रहो, मैं भी करती रहूं, आप भी करते रहो। जैसे हम पहनावे पे आज की डेट में बहुत एक होता है कि किसी भी इंसान को सही या बुरा उसके कपड़ों से और उसके पहनावे से ज्यादा देखा जाता है। जो आपने बात बताई भी थी कि हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन जो हम बात करते हैं या हमारी जो विचारधारा है। पर उसके साथ एक और चीज है, जैसे इंसानियत की अगर हम बात करें तो इंसानियत, जो इंसानियत होता है ना, हम कहाँ छोड़ते हैं, मतलब छूटती क्या है ये। जैसे हम पहले तो सब एक इंसान होता है। मैं समझ गई जो आप बोलना चाहते हैं, मैं उसको समझ रही हूँ। इसलिए कि कपड़े पे देखिए, इंसान जो होता है उसे अपनी मंजिल को चूमना है, उसको अपनी मंजिल तक जाना है, तो उसके सामने जो भी खाना मिल जाएगा वो खा लेगा, उसके सामने जो कपड़ा मिल जाएगा वो कपड़ा पहन लेगा, भले बुरे का साथ भी कर लेगा, गरीबों के साथ भी चल लेगा, अमीरों के साथ चले, उसको इंसानियत बोलते हैं जी। और उसको इंसानियत नहीं बोलते कि हमारे घर में आज पैसे नहीं है और हमारे पास इतना, हमें कपड़ा कहाँ से आए। तो लड़ाई झगड़ा दुनियादारी ये अक्सर घरों में होता है। अरे भाई देखिए, आप ऐसी समाज से हैं कि आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं, आप खुद के मालिक हैं, अपने बच्चों को अपने हिसाब से रखते हैं। लेकिन 75% लोग कौन तना के गांव में रहते हैं कि लड़ाई झगड़ा का तिल का ताड़, और ये अक्सर देश की लड़ाई कम आदमी लड़ रहा है, घर की लड़ाई लड़ रहा है। आप बिग बॉस में भी गए हैं, तो थोड़ा सा बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताएंगे। देखिए, बिग बॉस में जब गई थी
तो पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं थी जी इन चीजों से, मैं थोड़ी पता नहीं, मैं नहीं ज्यादातर उनका टाइम चाहे कहो या फिर मैं इस चीज से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी। जी तो मैं जब बिग बॉस मुझको ऐसे मेरा नाम आ गया, तमाम लोग चर्चा करने लगे कि आपको बिग बॉस में बुलाया गया। तो मैंने कहा तो फिर बिग बॉस आए का ये मैं नहीं जानती आए क्या। तो एक मेरे साथ मेरी संस्था में काम करता था गुलाबी गैंग में, कहा अगर चली जाओ ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा होगा क्या क्या होगा बिग बॉस में। तो कह रहे थे उसमें 3 महीना रहना पड़ता है अंदर। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगी। जिसका नाम आ जाता है वो चला जाता है, जो जिसका है उसको ज्यादा लेते हैं तो फिर वो पूरे दिन रहता है, तो खास बात नहीं है, पर चाहे एक दिन के लिए जाओ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गई, अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी इज्जत तो मेरे सलमान खान करते थे। और ज्यादा मैं देखो लड़ भी जाती थी, रो भी लेती थी, कुछ जान बचाने के लिए उल्टा सीध भी बोलती थी वो और सब होता था, लेकिन मजा कम आता था वहाँ। हाँ जैसे बंधन में रहे जैसे तो वो हमारे जैसे लोगों का बिग बॉस नहीं है, वो उन लोगों का है जो देखो उसी में जैसे सीरियल में काम करते हैं, उसी इंडस्ट्री से लोग। हाँ हाँ बस बस। पर जैसे बहुत अलग अलग तरह के लोग आपको मिले भी होंगे, लेते हैं, 1-2 लोगों को ले लेते हैं। जैसे नवजोत सिद्धू गए थे, साथे थे, हम दोनों साथे आए हैं जी, साथ आ भी गए हैं। और तमाम लोग ऐसे कुछ होते हैं, कुछ कॉमेडियन होते हैं, कुछ और उस तरह के लोग होते हैं जो बहुत बदतमीज लोग होते हैं, उनको भी उनमें रखा जाता है। पर हमारे सीजन में हम अच्छे लोग रहे हैं, हमें वहाँ कोई टेंशन नहीं रहती थी। अच्छा, मतलब जैसे अब सिद्धू साहब से भी मिले, कैसे लगे आपको? सिद्धू बहुत अच्छे हैं, उसमें देख लेना, देख वीडियो में खोल के। हाँ अच्छा लगता था मुझे, सिद्धू साहब के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी जी। वो एक वजनदार आदमी थे जी। हाँ, बहुत जो भी बात कहनी है जी, जो भी बात मतलब एक तरह से सुलझे हुए आदमी थे वो। हाँ उनके बारे में हम क्या बताएं, देखो वो सांसद रहे हैं और वैसे वो जाते हैं, हर शो में जाते रहते हैं। उनका मुझे चरित्र बहुत अच्छा लगा। और जैसे कोई बहुत जैसे बच्चे हैं, कोई सयाना आदमी पहुंच गया, वो उस तरह रूप में दिखते थे मुझे। हाँ अच्छे कि मतलब हमसे सबसे समझदार है। तो जैसे इतने लोग बिना कम्युनिकेशन के, किसी के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा बाहर क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं पता चलता, अंदर बने रहो ऑटोमेटिक कहो झगड़े मचा दें। हाँ एक दूसरे, किसी को अच्छे नहीं लगता था, किसी की बात पसंद नहीं करते थे। जैसे अब हम ही हैं, हम तो बहुत सोच समझ के गए थे कि हम इनसे नहीं बोलेंगे, जी। हमें अपना काम करना है, हमें करना क्या है, इनसे लेना देना, जी। पर नहीं, वहां कुछ न कुछ हो ही जाता है, वो कोई उंगली कर देगा। जैसे मैं ऐसे कुछ थोड़ी चीज को लेके झगड़ा हो रहा था, तो मैं कह दिया कि अरे पता नहीं ये बिग बॉस है कि बकवास है। तो ये कहते अच्छा, मैंने कहा मुझे ब्राजील जाना था, मेरा टिकट हो गया था, मैं क्या बताऊं जी, मुझे पता मैंने तो। एक आदमी रहा है, उसको बोलते थे निकेतन, दिल्ली का था। जी 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 जी। कहा आपको दिल्ली जाना, आपको ब्राजील जाना था क्या? मैंने कहा हाँ, मैं नहीं जा सकती क्या? आपको ब्राजील जाना था, जैसे कमेंट्स कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा बेवकूफ कहेंगे, तो इसको समझ में नहीं आ रहा क्या है? तो फिर नवजोत सिद्धू भैया समझाया कि उनको समझते क्या, वो जाने कितने देश हो आई हैं, अब तो उनको ये पता नहीं है, फिर चुप हो गए। हाँ तो उससे पर अवेयरनेस तो क्रिएट हुई होगी गुलाबी गैंग के बारे में, काफी लोगों को पता चला होगा। में देखा होगा तभी तो। अब लोगों को तो बहुत, आप जब बिग बॉस गए बाहर आके आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग आपको जाने लगे होंगे। जब मैं बिग बॉस से निकली बाहर जी, तो मुझको एक होटल में रखा दिया गया और कहा कि बाहर न निकलना। तो मैं जैसे, मुझे तो रहाइश न पड़ा, मैं जा रही हूँ घूमने, थोड़ी सी निकली तो भाई वहां भीड़ लग गई। अरे संपत जी हैं क्या, आप संपत जी हैं क्या? तो मुझे लगा कि ये मेरे गांव की तरफ के हैं क्या, किस हमारे वहां बदौसा के ना, जी। वो बम्बई में बहुत रहते थे जी। तो मैंने कहा भैया कहाँ से हैं आप? मैं उन्हीं का पूछने लगी हाल चाल,
हाँ। तो कहा नहीं नहीं आप हम हैदराबाद के हैं, कोई कहा हम चंडीगढ़ से हैं, कोई कहा हम चेन्नई से हैं। तो मैंने कहा तो मुझको कहा जानो। कहा नहीं मैडम आप तो सलमान खान से मिलती थी, डेली मिलती थी, अब कोई नाम लिखो, ऑटोग्राफ क्या बोलते हैं सब। जी 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 जी। मैंने कहा ये पता नहीं। मुझे तब पता चला जब मैं यहाँ आई और एक बार दिल्ली आई, तो दिल्ली में लोग मुझको पहचानने लगे कि हैं इससे तो बहुत बड़ा फायदा मिला भाई, करोड़ों आदमी जानने लगा बिग बॉस से। जी। तो ऐसा वो एक चैनल था कलर्स चैनल की, हर आदमी मुझे सैम्पी के नाम से जानता था, और सैम्पी सलमान खान कहते थे ना। कुछ लोग कहते सैम्पी जी हैं आप, जो कोई कहता संपत पाल जी हैं आप। तो ये था कि काफी उससे मेरा नाम बढ़ा। सलमान खान कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। सलमान वैसे बहुत मजाकी हैं और अच्छे भी लगते हैं। चिढ़ाते भी हैं, रुआते भी हैं। अच्छे अच्छों को रुआ देते थे, अच्छे अच्छों को हंसा भी देते थे। आई थिंक वो भी सीधी बात करते हैं। सीधी एकदम, चाहे किसी को बुरी लगे या भली लगे। मुझे कहा तुम बनी रहो, अच्छा लगता है। फिर कहते आप जाओगी? मैंने कहा हाँ सलमान जी मुझे जाना है। बात बढ़िया करते थे। हाँ। अब कितने देश घूमे हो? मैं पहली बार फ्रांस गई थी 2008 में जी। फिर इसके बाद 2009 में इटली गई, फिर 10 में इटली गई जी, फिर जर्मनी गई जी, फिर नॉर्वे गई ओके, और फ्रांस पहली बार गई थी ओके 2008 में। जी। फिर वैसे लगातार मैं कई देश, नोएडा, स्वीडन, हाँ जी, हाँ, अमेरिका, जर्मनी और नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन, काफी देशन गई। ब्राजील जाना था तो बिग बॉस में चली गई तो फिर वो रद्द हो गया। हाँ जी, हाँ अभी मुझे फिर जाना था अमेरिका अभी इसी साल जी। तो मेरा पासपोर्ट में थोड़ी रुकावट आ गई है। अच्छा, कुछ केस वोस का चक्कर चल रहा है। अच्छा, हाँ, और डेनमार्क जाना है। और मेरी जो साड़ी है ये गुलाबी वाली, ये BBC लंदन, वो नहीं, वो लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। अच्छा। हाँ, साड़ी, डंडा, ब्लाउज संग्रहालय में। ये हो गया 5-7 महीना हो गए। ये आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगी ये बात। नहीं, वो तो पेपर में निकल गया था। अच्छा, निकल गया, सबको पता है। अच्छा, हाँ, पर अब और लोगों को पता चला चलेगा है। हाँ, ये हमारे पॉडकास्ट के द्वारा सबको पता चलेगा। हाँ। और जैसे अभी मेरी एक मेरी पिक्चर बन रही है, एक मारिया है डेनमार्क की महिला, 15 दिन रही मेरे पास, मेरा चित्र बना रही है, जो फेमस लोगों को बनाती हैं। जी जी। हाँ, वो काफी बन चुका है, लड़का दिखाएगा नहीं, हम आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे जी। हाँ, और कई मेरी किताबें छपी हैं। मेरी किताब फ्रेंच भाषा में है जी। पहली वो एडिशन करके है वो किताब, तो वो पुर्तगाल में है, पुर्तगाली भाषा में, वहां भी छपी, स्पेन में छपी, इटली में छपी है, कई देशों में छपी है। वो अपने इंडिया में है, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मराठी भाषा में। और एक किताब मेरी आमना ने छापा है, इंग्लिश में है, दिल्ली में आपको मिल जाएगी। वो दिल्ली में कहीं भी मंगवा लो नेट पे डाल के। हाँ, ये अमेज़न पे भी मिल जाएगी। हाँ 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 जी। अभी इस समय गुलाबी गैंग में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, नंबर्स की अगर हम बात करें? देखिए, हमारी महिलाएं तो बहुत हैं, जिसका हम आंकड़ा नहीं लगा सकते। बहुत बहुत बड़ा संगठन है ये हमारा गुलाबी गैंग। देखो, कर्नाटक में भी है, चेन्नई में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, और लगभग आपके पंजाब में है ही है, हरियाणा में है ही है, राजस्थान में भी है। हाँ, हमारा कई प्रांतों में गुलाबी गैंग चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख औरत है। 11 लाख केवल यही ड्रेस। हाँ, क्योंकि हम बुला नहीं पाते किसी को, वो हमको बुलाती रहती हैं। पर पहले हम कुछ दिन वो करते थे, महिला दिवस करते थे, जिस दिन हमारी स्थापना हुई थी
गुलाबी गैंग की। तो अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना, खर्च बहुत आता है और खर्च हम उसको जुटा नहीं पाते। अब मैं महिलाओं से कभी चंदा लेती नहीं हूँ, 1 रुपया का चंदा नहीं है मेरा, मैं कभी नहीं लेती हूँ। कह बढ़ देती हूँ कि जरूरत पड़ी तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी नहीं मांगा किसी से। बस इतना है कि सदस्यता शुल्क लेते हैं उनसे 500 रुपया जो है जी। अगर एक महिला हमारी गुलाबी गैंग की मेंबर जब बनती है तो 500 में फिर साड़ी ब्लाउज ये सब देते हैं। ये साड़ी फिर उसी पैसे से मंगाई जाती है। तो उनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं जब आपकी बेनिफिट तो देखिए, पहला नंबर तो बेनिफिट की बात ना करो, इसलिए कि बेनिफिट लगे हम जाते ही नहीं है जी। जैसे हम एक गांव में 50 महिला बना लिया तो अपना अपना काम करती हैं, अपना सब कुछ करती है जी। अगर उनके रिश्तेदार को कोई परेशानी आई या फिर उनको खुद की आई या कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो पूरा गुलाबी गैंग जुट के लड़ाई उनकी, तो एक समाज सेवी के रूप में लोग जुड़ते हैं। हाँ, बस ये, ना किसी से लेना ना किसी से देना। जब कहीं जाना है, कोई बहुत अच्छा काम करना तो सब अपने अपने किराए भाड़ा से आती हैं और मीटिंग करके जाते हैं गांव गांव में। जैसे एक गांव में मैंने एक जिलाध्यक्ष बना दी तो अपना मीटिंग करती रहती है, कोई जरूरत पड़ी तो हमें बुला लेती है। लेकिन वो महिलाएं इतना जागरूक हो गई हैं कि अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ लेती हैं। तो आप कैसे ध्यान रखते हैं कि ये सही तरीके से हर जगह मतलब सही निर्णय लिया जाए और किसी पे गलत फैसला ना किया जाए? नहीं, वो तो सब समझ में आ जाता है ना, वो तो पता चलता है ना जी। गलत का फैसला तुरंत चल जाएगा। इतना बड़ा उनको ध्यान और दिमाग से समझाया जाता है जी। कि वो पहला नंबर तो गलत करेंगी नहीं जी। और फिर कहीं ना कहीं हो ही जाता है तो फिर आपसी में सब बैठ मिलके समझा दिया जाता है कि ये गलत है। जैसे अभी एक लड़ाई हुई थी सास बहुन में, वो दोनों मेंबर थी हमारी, तो फिर हमको बुलाया गया, फिर मैं गई उनको समझाया कि देखो ये जो तुम ही लड़ोगी तो तुम किसका भला कर पाओगे। एक हमारे पॉडकास्ट की थीम है जी इंस्पायर मी। तो इंस्पायर मी आपकी जो स्टोरी से जो हमने आपसे बातें की हैं, बहुत लोग इसे सुनेंगे, इंस्पायर होंगे, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे जी। और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए भाई। एक कहावत है कि जब किसी ने कहा था कि सूरज जब डूबने लगी जी, तो उन्होंने पूछा कि जैसे मैं डूब गया तो ये प्रकाश कौन दे सकता है? तो सब लोग मौन रह गए कि सूर्य का प्रकाश कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। पर एक मिट्टी का दिया नम्रता के साथ बात किया कि भाई देखिए इतना बड़ा तो मैं नहीं दे सकता, पर थोड़ी सी उजेला मैं दे सकता हूँ। रात के समय दिया, मिट्टी का दिया जला दो, एक जैसे चिराग जला दो आप या मोमबत्ती जला दो तो थोड़ी तो उजेला होगा ना। तो हम वही हैं, मिट्टी का दिया। हम ज्यादा तो नहीं भार संभाल सकते दुनिया का, पर थोड़ी न थोड़ी जो हमारी बातें हैं वो चाहे मीडिया के माध्यम से जाएं। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं समाज को बस यही देना चाहती हूँ। बहुत लोग प्रार्थना भी करते कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना जी। तो हम यही कहते हैं कि अगर अच्छा ना करो तो किसी के साथ बुरा मत करो। निवेदन के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, बहुत अच्छी बात, पूरी दुनिया को, कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो, हम नहीं कहते कि आप इतना बड़ा भार संभाल लेंगे, पर बुरा मत करिए किसी के साथ। अब किसी को परेशानी हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें, मैं उनका भार कमजोर करूंगी और उनकी रक्षा करूंगी। मैं उनके साथ हूँ, साथ में पूरा तो नहीं कर सकती लेकिन थोड़ी ना थोड़ी उनका दुख मैं अपने अंदर ले सकती हूँ। बहुत मजा आया आपसे आज बात करके, बहुत कुछ मैं पर्सनली सीखा हूँ एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और देखेंगे, वो आपके बारे में भी और जानेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बस इतना है कि इसको अच्छे से चलाइए और कभी जरूरत पड़े तो मैं फिर आ सकती हूँ। अब हम आपके पास जरूर आएंगे नेक्स्ट। एक बार जरूर आइए, बुंदेलखंड देखिए कि कितना पिछड़ा इलाका उसको हमने संभाला है जी। और हमारे यहाँ बहुत नहीं, लोग डरते थे वहां जाने में जी। यहाँ इधर उधर के लोग बहुत कहते कि बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत खतरनाक है जी। तो इतना खतरनाक नहीं है और मैं वहां से 2 बार चुनाव लड़ी है। वहां कोई डर वर नहीं है, वहां डाकू भी रहे, सब रहे,
लेकिन डाकू भी बने तो प्रशासन के द्वारा बने, मजबूरियां बनाई उनका। नहीं, डाकू कोई बनता नहीं है, साधारण कोई नहीं बनता डाकू। कौन चाहेगा कि मेरे बीवी बच्चे अलग रहे, कि कभी कभी किसी की मजबूरियां बना देती। नहीं, बहुत सही कहा आपने। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।